माय डियर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई होप यू आल द बेस्ट इन योर हाउस। चलिए लेट अस स्टार्ट। हम लोग करते हैं। अभी ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट तो हम लोगों का हो गया है। तीसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं। लिटरेरी टर्म्स का जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है ना, ये एम.एच. अब्राहम की है। एम.एच. अब्राहम से मैंने उसको जो है निकाला है सब निचोड़ करके, कि जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उस चीज़ को आप पढ़िए और देखिए कि हाँ सही है या गलत है। ओके, तो चलिए चलते हैं, कम टू द पॉइंट हम लोग। और जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जब आप ज्वाइन होंगे और सब लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आप ये मत इंतज़ार करिए कि अभी एल.टी. की आएगी या टी.जी.टी. का आएगी, पी.जी.टी. का। आप ये जानिए कि इलेक्शन के पहले विज्ञापन आ जाना है, ये आना ही आना है, इसमें नो डाउट। इसलिए तैयारी आप शुरू से कर देंगे। जब आप तैयारी पहले से करेंगे तो आपको हेडेक नहीं हुआ करे वैकेंसी आ गई अब क्या करें। चलिए तो चलते हैं हम लोग। और अगर ज्वाइन करना है, गूगल पे करना है, इस पर व्हाट्सअप करना है, तो इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और छूट तो देखिए महा छूट है, छूट की कोई बातें नहीं है। ओके, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें देख लीजिए और संपर्क करिए कैसे क्या है। और अब हम चलते हैं बैरक पर। आप देख रहे हैं ना बैरक, क्या है बैरक? तो बैरक ये मत समझिए कि जो पुलिस वालों की बैरक होती है, जो बनाया जाता है जिसमें पुलिस रहते हैं, वो बैरक नहीं है। दिस इज ए स्टाइल। ये जो बैरक है ये स्टाइल है, ये बैरक नहीं है। ओके, तो ये आप ध्यान देना है आपको कि अगर जैसे बैरक हो, व्हाट इज़ बैरक, बैरक क्या है, तो आप ये जान लीजिए स्टाइल कह दें। अगर सिर्फ स्टाइल आ जाए, कभी कभी आया है, आप ऑप्शन देखिएगा, आप जब कहीं प्रैक्टिस सेट में तो देखिएगा बैरक लिख करके और दे दिया है स्टाइल, ओनली स्टाइल। तो जैसे ही उसने अगर लिख दिया स्टाइल या आर्किटेक्चर या स्कल्पचर या पेंटिंग, इस तरह की बात अगर उस ऑप्शन में दे दिया है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, चाहे स्टाइल दे दिया हो, चाहे आर्किटेक्चर दे दिया हो, चाहे स्कल्पचर दे दिया हो, चाहे पेंटिंग, मतलब ये कला है आपकी, ये जो है आर्ट है एक। तो इसमें से कोई एक शब्द दे सकता है या 2 शब्द दे सकता है, डजेंट मैटर, या पूरा यहाँ तक दे सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, एग्ज़ाम में आया हुआ है, सन तो मुझे नहीं याद आ रहा है किस में, लेकिन ये स्टाइल करके व्हाट इज़ बैरक, और उसके बाद ऑप्शन में स्टाइल और सारे ऑप्शन थे, लेकिन कुछ नहीं, बस ये स्टाइल आपको टिक मार देना था, बैरक इज स्टाइल। तो देखिए, इट इज़ अ टर्म अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरियंस। भाई जो हिस्टोरियन थे, ऐतिहासिक थे, इतिहासकार थे, वो कला की बात करते हैं, आर्ट हिस्टोरियन थे, टू अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, और स्कल्पचर की, कैसे बनाया जाता है, पेंटिंग की, कैसे इसे किया जाता है, बनाया जाता है, इसमें कला बहुत ज़्यादा आगे हुई है। ओके, तो इमर्ज इन इटली, और किसमें, इटली, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिए क्वेश्चन ये बन गया, ये ध्यान रखना कि बैरक क्या है, स्टाइल है। ओके, या स्कल्पचर है या आर्किटेक्चर है और पेंटिंग को कैसे, बट इमर्ज इन इटली, कहाँ इमर्ज हुई थी, इटली में। व्हेन इट इज़ बिगिनिंग 19th सेंचुरी। देखिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनता जा रहा बैरक के लिए। तो बैरक एक स्टाइल है, बैरक इज ए स्टाइल। अब स्टाइल आप आर्किटेक्चर हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे पेंटिंग हो, किसी भी तरह की आपकी स्टाइल होनी चाहिए। ओके, अब ये जो बैरक है, जो स्टाइल है, ये इमर्ज कहाँ हुई, तो इटली में हुई। और ये कब हुई, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। इसकी स्टार्टिंग जो है 19th सेंचुरी में हुई। और उसके बाद ये कहाँ गई, इसके बाद ये स्प्रेड हुई टू जर्मनी एंड अदर कंट्री इन यूरोप। देखिए एक में कितने क्वेश्चन आपके बन गए, एक तो स्टाइल है, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर। दिमाग में हमेशा आप एकदम रट लीजिए, बैरक इज स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्टाइल, दिस इज अप्लाइड बाय एन आर्ट हिस्टोरियंस। आर्ट हिस्टोरियंस इसे किया था। और अब जब ये, और कब स्टार्ट हुआ, ये ध्यान देना
कि 19th सेंचुरी में यह आपका ओके 19th सेंचुरी में आपका हुआ। और फिर 19th सेंचुरी में हुआ, इटली में हुआ, इसके बाद वो स्प्रेड हुआ, जर्मनी में स्प्रेड हुआ, फिर इसके बाद और भी कंट्री में गया, यूरोप गया। ओके, यूरोप गया, इतनी जगह गया। अब देखिए, इतनी चीज़ें तो बैरक की बात हो गई कि बैरक एक स्टाइल है, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, एंड पेंटिंग आल्सो इमर्ज इन इटली एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द स्प्रेड ऑफ टू जर्मनी एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप। तो यूरोप में भी और अदर कंट्री में भी ये आपका स्प्रेड हुआ। 19th सेंचुरी में इसकी बिगिनिंग है, इटली में हुई है। बैरक एक स्टाइल है, एकदम रट लीजिए, कुछ नहीं, कई बार अगर हमारी बात को सुन लेंगे तभी पर्याप्त है। अब देखिए स्टाइल में कहा गया, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में है, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। और एक है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, इसको लिखा है 1822 में, 1822 में लिखा गया है और रिटन बाई थॉमस डिक्वेंसी, थॉमस डिक्वेंसी के द्वारा ये लिखी गई रचना है। ओके, ये ध्यान देना कि थॉमस डिक्वेंसी के द्वारा ये रचना लिखी गई है। अब हम ध्यान देते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन जा रहा है। एक तो अगर पूछ लिया कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ओके, अगर ये दे दिया है तो ये ध्यान रखना कि ये एक तो 1822 में है, थॉमस डिक्वेंसी ने लिखा है, ये क्या है, ये बैरक है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, मिल्टन के द्वारा, सभी जानते हो, 1667 में है, ये क्या है, बैरक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं बैथाज एंड एंटी क्लाइमैक्स। बैथाज क्या है, एंटी क्लाइमैक्स क्या है, हम बैथाज को देखते हैं। बैथाज को हम देखें कि बैथाज क्या है। तो बैथाज, ये मत समझना कि बैथाज कोई ऐसी चीज़ है। अब देखना है क्या है बैथाज। फ्रॉम अ पीक और हाई स्टाइल आर सब्जेक्ट, हाई स्टाइल आर सब्जेक्ट टू सडन डाउनफॉल आर अनएक्सपेक्टेड इज कॉल्ड बैथाज। ये ध्यान रखना। वही उसका उल्टा जो है एंटी क्लाइमेक्स हो गया। इसमें अगर बैथाज को दे दिया व्हाट इज़ बैथाज, तो बैथाज को लिख लेना, ये हाई स्टाइल में है, जो पीक से स्टार्ट होता है, हाई स्टाइल और सब्जेक्ट टू सडन डाउनफॉल, मतलब पीक से, यहाँ पीक है और पीक से एकाएक जो है डाउनफॉल होता है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसे हम सोच नहीं सकते वो डाउनफॉल कैसे हुआ। अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल हुआ, और कहाँ से, पीक से। जैसे आप बहुत बड़े हों, रिच पर्सन हो, और एकाएक आप भिखारी के रूप में हो जाएं, तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड हुआ, तो उसे हम कहते हैं बैथाज। और एंटी क्लाइमेक्स ये क्या है, ये डिक्लाइंस सीरियस टू ट्राइवियल। ये देख लीजिए, यही इतने ध्यान देना है, सीरियस टू ट्राइवियल। और ये जो डिक्लाइन, आप डिक्लाइंस नहीं है, डिक्लाइन है, ये ध्यान रखना, डिक्लाइंस है। तो डिक्लाइंस आपका सीरियस मैटर से ट्राइवियल तक। भाई कोई चीज़ इतना सीरियस आप करिए और अंत में उसका ये पता चला कि वो उसमें हंसी का पात्र हो गया। काम इतना सीरियस कहिए और फिर लगता है वो इक्केमोक टाइप का होता है कि आप बात तो इतनी सीरियस से कहें और अंत में जब उसका निकल रहा हो तो एक तुच्छता की बात, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल हो, जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे कहते हैं ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। अब एक आदमी जो है क्या लिख रहा है, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट। उसका एक फेवरेट कैट है, बिल्ली है, जो कि उस पर वो रो रहा है। अब बताइए ये क्या हुआ, आपने इतनी बड़ी चीज़ें लिखी और किस पर, एक कैट पर रो रहे हैं। तो क्या है, मॉक एपिक की बात करती है, मॉक हीरोइक एपिक।
तो ये किस कब लिखी गई? 1748 में। ध्यान रखना, बैथाज क्या है? हाई स्टाइल से लेकर के हाई स्टाइल सब्जेक्ट हो, वो सडन फॉल, डाउनफॉल, अनएक्सपेक्टेड इज कॉल्ड बैथाज एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन सीरियस ट्राइबल। ओके, चलिए, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट की बात हुई। तो ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट अब इसमें कब लिखी गई? 1748 में, 1748 में। ये क्या है? मॉक एपिक है, मॉक हीरोइक एपिक। तो मॉक हीरोइक जो है ये किसने लिखा है? थॉमस ग्रे ने लिखा है। ये ध्यान रखना, यही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं कि अगर ये कह दिया कि ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, व्हाट इज दिस? तो आप बताइए। और फिर ये किसने लिखा है? एक तो मॉक हीरोइक है, किसने लिखा है? थॉमस ग्रे ने। ओके, नेक्स्ट वन। अब चलते हैं ब्लैंक वर्स, जिसको आप सभी जानते हो ब्लैंक क्या है। कोई चीज़ खाली छोड़ दे तो ब्लैंक की बात करता है ना। ब्लैंक में एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर तो होता है, इसमें नो डाउट। ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? आयम्बिक का मतलब होता है आयम्ब प्लस बिक है ना, तो आयम्ब प्लस बिक से मतलब हो गया कि दो। आयम्ब मतलब दो होता है, दो, और पेंटामीटर मतलब 5, मतलब दो दो का बनना और पूरा 5 शब्द का मेकिंग हो, जो लाइन हो वो 5 लाइन हो, और कैसे हो? स्ट्रेस आयम्बिक वर्स में हो, पांचों जो है वो स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस आप जानते हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं दीर्घ, और अनस्ट्रेस को कहते हैं लघु। ओके, स्ट्रेस को कहते हैं दीर्घ और अनस्ट्रेस को कहते हैं लघु। अब इसमें कह रहा है कि लघु की जरूरत नहीं है, ये आयम्बिक पेंटामीटर होना मस्ट है। आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स होता है जो पूरी लाइन है वो दो दो करके 5 बार हो। अच्छा, 2 25 10 शब्द की बात करता है, तो उसे हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। पेंटामीटर मतलब मीटर, और पेंटा मतलब 5 मीटर की वो लाइन हो और 2 करके हो, उसे हम कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो आयम्बिक पेंटामीटर आप समझ गए। अब आयम्बिक पेंटामीटर में ये कह रहा है कि ब्लैंक वर्स में क्या होना चाहिए? आयम्बिक पेंटा, बहुत कई बार पूछा जा चुका है आयम्बिक पेंटामीटर। तो 5 स्ट्रेस आयम्बिक वर्स इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। लेकिन विच आर अनराइम्ड, क्या चीज़ है? एक चीज़ इसमें नहीं है, राइम्ड में नहीं है, यही ध्यान देना है, अनराइम्ड में है। जब हम आपको मीटर वगैरह पढ़ाएंगे तो आपको एम्बिक पेंटामीटर, हेक्सामीटर, मोनोमीटर, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि ये सब क्या है, ट्रोकेक क्या है, तो सारी चीज़ें बताएंगे। अभी आप ये लिटरेरी टर्म्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद मीटर के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, तो ब्लैंक वर्स आपका हुआ कि एम्बिक पेंटामीटर हो लेकिन अनराइम्ड में हो, और कुछ मत पढ़िए इसमें। एम्बिक पेंटामीटर में हो और अनराइम्ड में हो, तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा? ब्लैंक वर्स होगा। इज द मोस्ट यूज फॉर राइटिंग अनराइम्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर। इट वाज, है ना, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्ल ऑफ सरे। इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था? अर्ल ऑफ सरे ने। इन ट्रांसलेशन ऑफ किस में? वर्जिल्स में। वर्जिल्स की जो है द एनीड एक रचना है, उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो ये एक चीज़, इसमें क्वेश्चन कितने बन गए? ब्लैंक वर्स क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइम्ड, अनराइम्ड मतलब जिसमें राइम ना हो, विदाउट राइम हो। ओके, तो जब विदाउट राइम होगा वो आपका एम्बिक पेंटामीटर हो, और विदाउट राइम हो ब्लैंक वर्स कहलाएगा। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द अर्ल ऑफ सरे।
अर्लाप सरे ने इंट्रोड्यूस किया था, और किस में किया था? इन हिज ट्रांसलेशन, अपना ट्रांसलेशन उन्होंने किया था वर्जिल्स की एनीड को। वर्जिल्स की एनीड को जो उन्होंने ट्रांसलेशन में अपने इसका प्रयोग किया था। ओके, और देखिए इसमें पैराडाइज लॉस्ट भी है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, टोटली जानते हैं। एक एपिक है और ये पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई है? आप जानिए कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, मिल्टन की है, यू नो ऑलरेडी दैट। सीजन्स आप देख रहे हैं, सीजन्स भी है। 1726 टू 30 ये जेम्स थॉमसन ने लिखा। सीजन्स जेम्स थॉमसन की। अगर पूछा कि द एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो एग्जाम्पल ऑफ दिस क्या है? ये ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है, जो कि जेम्स थॉमस ने लिखा है। ओके, अब और भी देखिए, और भी ध्यान देना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल एक है, आप जानते हैं, द प्रिलूड, 1805 में भी लिखी गई है ना। जो प्रिलूड है आप बहुत फेमस ही है कि प्रिलूड जो है आपको 1805 में लिखी गई विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, ब्लैंक वर्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ओके, किस में है? ब्लैंक वर्स में, आम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड में है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का देखिए, इनकी नैरेटिव है आइडल ऑफ द किंग, 1891 में, आइडल ऑफ द किंग। ओके, आइडल्स ऑफ द किंग, ये आपका हो गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मतलब टेनिसन ने, अगर ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो टेनिसन के द्वारा यह नैरेटिव है, और 1891 में लिखा है उन्होंने आइडल्स ऑफ द किंग। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ब्लैंक वर्स क्या है? और ब्लैंक वर्स अनराइम्ड है और पेंटामीटर में है, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था अर्लाप सरे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वर्जिल्स की एनीड में इन्होंने ट्रांसलेशन जब किया था। अब एक चीज़ और मिल गई, क्या कि ट्रांसलेट किसने किया था वर्जिल्स की द एनीड को? अर्लाप सरे ने। किस में किया था? ब्लैंक वर्स में। दैट्स ओके। आगे बढ़ते हैं और देखिए द रिंग ऑफ बुक है ना, द रिंग एंड द बुक। ये द रिंग एंड द बुक जो है आपका, ये भी अब ये रचना जानते रहिए, कई काम आपका तैयार हो रहा है। एक तो लिटरेरी टर्म्स आप जान गए, मैंने सिर्फ आपको लिटरेरी टर्म्स नहीं बल्कि लिटरेरी टर्म्स के साथ आपको हिस्ट्री पोर्शन भी पढ़ा रहा हूँ कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो द रिंग एंड द बुक अगर पूछ लिया कि किसने लिखा है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ये ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक राइटर नहीं है, ये ऑप्टिमिस्टिक पोएट हैं जिनको हम द रिंग एंड द बुक जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई, ऐसे ही जान जाएंगे 68 और 69 के बीच में। वेस्टलैंड पूरा ब्लैंक वर्स में, मोस्ट फेमस बुक है वेस्टलैंड, और 1922 में ये अभी पूछा गया था हाल में ही, और टी.एस. इलियट ने लिखा है, T5 लिखा हुआ है, टी.एस. इलियट ने लिखा है इसको। वेस्टलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी जी.आई. वक्ता में पूछा गया था टी.एस. इलियट के कि वेस्टलैंड के जो पांचों हैं उसके सीक्वेंस को पूछा गया था। ओके, और ये संडे मॉर्निंग किसकी है? संडे मॉर्निंग, तो संडे मॉर्निंग जो है मॉर्निंग है, संडे मॉर्निंग किसकी रचना है? वेलेस स्टीवेंस का है। संडे मॉर्निंग वेलेस स्टीवेंस का है। फिर देखते हैं द लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी। द लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी जो है आपका किसकी है? मूडी प्रायर्स की। मतलब अगर प्रायर्स ही दे दिया तब भी वो मूडी प्रायर्स हैं, 1964 में। द लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी किस में? ब्लैंक वर्स में। ओके, 1964 में। ये पूछ सकता है द एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्शन, जैसे द लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी की बात कर दिया तो लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी किसकी रचना है? मान लीजिए नहीं पूछा तो ये पूछ लिया कि है क्या, तो द लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी इज अ ब्लैंक वर्स रिटन बाय मूडी प्रायर्स 1964। ओके, चलिए आगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक आ गया बर्लेस्क। बर्लेस्क जो है आपका बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ओके, ये क्या है बर्लेस्क, है ना? तो बर्लेस्क क्या है? इसको काटिए, ये एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गई है।
बर्लेस्क ये जानिए हंसी मजाक है। बर्लेस्क जो है एक हंसी मजाक ऐसा कि व्यंग्यात्मक हंसी मजाक, ओके, इसको हम कह सकते हैं व्यंग्यात्मक। ये व्यंग्यात्मक होता है बर्लेस्क। इसको देखिए, एक ऑप्शन में अगर पूछे हो तो इतने बता दीजिए, इनकांग्रुअस इमिटेशन। अगर आपके ऑप्शन में आया यही इतना, तो इस कॉल्ड बर्लेस्क। जो इनकांग्रुअस मीन्स होता है असंगत अर्थ में हंसी करना। इनकांग्रुअस मतलब हो गया असंगत अर्थ में हंसी मजाक करना। मतलब हंसी मजाक तो हुआ बट असंगत में हुआ, संगति हंसी मजाक नहीं है, ओके। असंगति के अर्थ में हंसी मजाक, उसे हम कहते हैं इनकांग्रुअस इमिटेशन। इमिटेशन माने नकल करना होता है, लेकिन हम आप जिसे किसी हम नकल कर रहे हों, और नकल कैसे कर रहे हों, उसके व्यंग्यात्मक में। जैसे वो मान लीजिए कोई पर्सन है और वो जो है आपका लंगड़ाती हुई चल रहा हो, या जैसे उसकी बोली को हम एक मौक में लें, तो ये समस्या है कि हम उसके मजाक को उड़ा रहे हैं। तो मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन इनकांग्रुअस है। ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि लंगड़ा है तो अब वो दिन है तो लंगड़े है ही है, लेकिन अब उस लंगड़े का हम मजाक अगर उड़ाएं तो क्या है, इनकांग्रुअस इमिटेशन है। ऐसा इमिटेशन नहीं करना है। हंसी मजाक भी दूसरे टाइप की हो सकती है कि जिसके किसी का हानि न पहुंचे, ओके। ये कह रहा है कि बर्लेस्क इज एन इनकांग्रुअस इमिटेशन। इट इमिटेट्स द मैनर और एल्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क। तो अब इसी तरह से जैसे कि कोई चीज़ सीरियस लिटरेरी वर्क हो और लिटरेरी जेनर हो, इसको सेनर कहा जाता है। जेनर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको सेनर से कहा जाता है, ओके, सेनर जेनर। बट मेक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग बाई आ रेडिकुलस। मज़ा लेना, हंसी कहते हैं ना कि मज़ा क्यों ले रहे हो, तो मज़ा क्यों ले रहे हो को मतलब वही रेडिकुलस, अम्यूज़ कर रहे हैं बाई रेडिकुलस से। तो डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर, दोनों में अंतर है मैनर और मैटर में। मैटर कुछ है, मैनर आपका कुछ और कह रहा है, ओके। उसे हम कहते हैं बर्लेस्क। तो आर यू गेटिंग बर्लेस्क? व्हाट इज बर्लेस्क? बर्लेस्क क्या है? बर्लेस्क इनकांग्रुअस इमिटेशन है, जो कि हम किसी का व्यंग्यात्मक हंसी मजाक करते हैं। अब बर्लेस्क कितने प्रकार का हो सकता है, तो हम ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि बर्लेस्क कितने में होता है। इतने जानिए, अगर पूछ लिया वैरायटी ऑफ बर्लेस्क, तो हाई बर्लेस्क और लो बर्लेस्क। तो थोड़ा सा हम आपको हाई बर्लेस्क या लो बर्लेस्क के बारे में बता देते हैं। हाई बर्लेस्क का मतलब जो हाई सोसाइटी के मजाक होते हैं, उसे हम हाई बर्लेस्क की बात करते हैं। लो बर्लेस्क का मतलब होता है जो नीचे, उसे लो होते हैं, जो बहुत ही नीचे तबके होते हैं, उनका बर्लेस्क, उनका हंसी मजाक को हम लो बर्लेस्क कहते हैं, ओके। यही अंतर है जो है बर्लेस्क में। एक हाई बर्लेस्क होता है, एक लो बर्लेस्क होता है। आप देखते होंगे कि एक बर्लेस्क आप जैसे कपिल शर्मा ना, कपिल शर्मा के आप देखते हैं, कपिला नाइट क्या होता है, कपिल शर्मा नाइट ना, कपिल शर्मा नाइट। अब इसमें आप क्या है, ये हाई बर्लेस्क वाले। लो बर्लेस्क हम आप जैसे हों उसे हम लो बर्लेस्क कहा जाता है। तो बर्लेस्क क्या है, एक इनकांग्रुअस इमिटेशन है, जो कि मैटर कुछ है, मैनर कुछ है, ओके। और ये जो इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो इमिटेट हम करते हैं, जो नकल करते हैं, वो बिल्कुल डिस्पैरिटी है, अंतर है। और इसमें दो प्रकार के हो गए, हाई बर्लेस्क और लो बर्लेस्क, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरोडी, बस सेम जानिए, कम नकल इसमें भी करना है। पैरोडी भी नकल होती है, इसकी हिंदी भी हम कह सकते हैं नकल, ओके। नकल करना, पैरोडी भी आपका नकल करना हो गया, नकल करना। तो पैरोडी क्या आपका नकल करना। पैरोडी इमिटेट्स द सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क्स और द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर। मतलब हम नकल करते हैं, लेकिन अभी इनकांग्रुअस वाली बात नहीं है, बर्लेस्क टाइप नहीं है।
बल्कि हम नकल करते हैं। जैसे यू कैन से मिमिक्री, हम किसी का करना है तो ये ऐसा नहीं हुआ कि उसको कुछ हानि पहुँचेगी। ओके, ये आप इमिटेट करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, और वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, उसकी स्टाइल क्या है। तो जब हम उसकी स्टाइल का, उस कैसे बोलता है जब उतारते हैं, उसे हम पैरोडी कहते हैं। तो किसी चीज़ का इमिटेट करना, तो सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क और पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क्स आर द डिस्टिंग्विश स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर। ओके, ये इतनी चीज़ आप समझ में आ गई कि ये है क्या कि ये जो है आपका जो स्टाइल है इसमें पैरोडी का, तो इमिटेट द सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क्स आर द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर। अब यह आपका हो गया। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या हो रहा है। पर्टिकुलर अभी इसमें इसको जोड़ देना चाहिए था, इस यहाँ से आप आ जाइए। पर्टिकुलर डिफ्लेट्स कहते हैं। ओके, पर्टिकुलर डिफ्लेट्स, डिफ्लेटर्स लिखा हुआ है, डिफ्लेट्स, डिफ्लेट्स। डिफ्लेट्स में तो होता है कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण। ओके, डिफ्लेट्स वर्जिनल बाई अप्लाइंग द इमिटेशन टू लोली और कॉमिकली इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट तो अप्रोप्रिएट होगा नहीं, अप्रोप्रिएट होगा। पैरोडी आल्सो रिजम्बल्स टू मॉक एपिक। भाई जो रिजम्बल, अभी कह दिया जाए पैरोडी किससे मेल खाता है, तो मॉक एपिक से मेल होता है। मॉक एपिक, यू कैन से मॉक एपिक भी होता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग। अब ये है इसके एग्जाम्पल कुछ मिलता है, अगर वो पूछ ले कि क्या है पैरोडी है, क्या है मॉक एपिक है। तो द स्प्लेंडिड सीलिंग, द स्प्लेंडिड सीलिंग जो है आपका 1705 में ये जॉन फिलिप ने इसको लिखा है, और ये एक पैरोडी है। अगर पूछ लिया कि द स्प्लेंडिड सीलिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस, पैरोडी दे दिया या बर्लेस्क दे दिया या आपका बैरक दे दिया, इस तरह की बातों को दे दिया, तो आप ये जान लीजिए कि उसमें से आपको पैरोडी निशान लगाना होगा, पैरोडी को चॉइस करना होगा। द स्प्लेंडिड सेलिंग 1705 जॉन फिलिप। ओके, फिर पैरालाइज, देखिए पैरालाइज बहुत चल रहा है, इसमें भी नकल हुई। पैरालाइज ये जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। जोसेफ एंड्रूज की देखिए, जोसेफ एंड्रूज जो लिखी गई किसके द्वारा, 1742 में है, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। आप हेनरी फील्डिंग को जानते हैं अच्छी तरीके से, तो एच फील्डिंग ने लिखा है, हेनरी फील्डिंग ने इसको लिखा है, और 1742 में। ओके, 1742 में। पामेला, आप जानते हैं पामेला रिचर्डसन से बहुत ही फेमस नावल है ये। पामेला क्या है, ये नावल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी जो हम लिखे हैं, ये मान के चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, जो कि आपको सिर्फ लिटरेरी टर्म्स नहीं, बल्कि इसके साथ मैं आपको हिस्ट्री पोर्शन भी बताया चल रहा हूँ कि कौन क्या लिखा है और ये क्या होता है। कई ऐसे ही पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, ये क्या है, या किसने नहीं लिखा। अगर पूछा तो पूछिए कि क्या है, पैरोडी है, बैरक है, बर्लेस्क है, कोरस है, क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये क्या है, ये एक पैरोडी है, तो पैरोडी भी लिखा देंगे। ये तो हर जगह ऑप्शन मिल रहा है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, पैरोडी की बात हो गई। तो कई जगह आप देख रहे होंगे कि पैरोडी, पैराडाइज लॉस्ट इसमें भी मिला, पैरोडी में भी मिला, और फिर देखिए आपको पैराडाइज लॉस्ट जो है इसमें भी मिल जाएगा। ये यहाँ देखिए जो कि आपका एक ब्लैंक वर्स है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब हम लोग चलते हैं कोरस पर। कोरस क्या है, गायन दल है। एक साथ जब हम रंगमंच पर आते हैं और गाते हैं, उसी को कोरस कहा जाता है। आप देखते होंगे कि कोरस आपका गाया जाता है, जब फिल्मों में भी आप देखते होंगे, तो वो कोरस एक गायन दल है,
जो कि एक साथ लोग रंगमंच पर आकर गाते हैं। यू कैन से गायन दल। गायन दल, ओके। अब कोरस आपका गायन दल हो गया। गायन दल क्या है? कह रहा है कि एन एंशिएंट ग्रीक कोरस यूज्ड टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयरिंग मास्क्स हु सैंग चांटेड। क्या मास्क भी पहले दीजिए, आप देखते होंगे गांव का जो आपका ड्रामा आता है रामलीला में, आप देखते होंगे तो वहाँ से एक जोकर आता है जो मास्क वगैरह लगाए हुए आता है। तो क्या है कोरस के साथ वो उसमें, और फिर डांसर भी लोग भी आते हैं और एक साथ गाते हैं, उसको हम कोरस कहते हैं। बस कई आप परफॉर्मिंग लोग होते हैं। तो जब वियरिंग मास्क ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कोरस क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल, इसलिए यूज किया जाता है। लेकिन ये कहाँ यूज किया गया? ग्रीक एंशियंट है ये एंशियंट ग्रीक में यूज किया गया है कोरस, और इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें वेयरिंग मास्क्स हु सैंग चैंटेड वर्सेस व्हाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक एक्शन। चाहे एक्शन में चाहे डांस में कुछ भी करें। एट रिलीजियस फेस्टिवल और व्हाइल प्लेइंग अ पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडी। मैंने बताया नहीं कि रामलीला जब आप खेलते हैं तो देखते हैं ना, तो रिलीजियस फेस्टिवल पे या अब दीपावली पे खेलते हों या कुछ भी बना रहे हों, तो रिलीजियस फेस्टिवल और व्हाइल प्लेइंग अ पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडी टू एक्सप्रेस विद द ड्रामेटिक इवेंट्स देते हैं, उसमें ड्रामेटिक घटना देते हैं। कोरस हैज़ बीन यूज्ड बाई, ये कोरस कब यूज किया गया? एलिजाबेथन के द्वारा, एलिजाबेथन एज में, और टू मॉडर्न ड्रामेटिस्ट। एलिजाबेथन और मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, मतलब आज भी चल रहा है ये कोरस का प्रयोग। आप देखते होंगे जो फिल्मों में चल रहा है सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये चीज़ें हो गई कि ये एलिजाबेथन में एज में और मॉडर्न एज में, ये दोनों में ड्रामेटिस्ट इसको खेला करते थे। ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड कोरस। ऑप्शन ऐसे दे दिया। तो कोरस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिंगर या ग्रुप ऑफ पीपल वेयरिंग मास्क सेइंग चैंटेड वर्ड्स, पीपल डांस लाइक एक्शन, या रिलीजियस फेस्टिवल व्हाइल प्लेइंग अ पार्ट अ ग्रीक ट्रेजेडी टू। ये ध्यान रखना है कि एंशियंट ग्रीक में इसका यूज हुआ, और तब ये देखिए एलिजाबेथन और मॉडर्न ड्रामेटिस्ट में भी यूज होने लगा, और इसे ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड कोरस कहलाता है। जैसे गारबोडक देखिए, गारबोडक एक ट्रेजेडी है और फर्स्ट ट्रेजेडी है जिसको थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल ने लिखा है, जिसका दूसरा नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। ओके, तो गारबोडक को हम फेरेक्स एंड पोरेक्स के रूप में भी देखते हैं। ओके, फेरेक्स एंड पोरेक्स। और प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड भी जो आपका है कि प्रोमेथियस अनबाउंड, अनबाउंड नहीं अनबाउंड। ओके, प्रोमेथियस अनबाउंड ये पीबी शेल्ली का है, बहुत ही 1820 में लिखी गई है ये। और ये ध्यान रखना, गारबोडक पहली ट्रेजेडी है और थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल दो मिलकर के इन्होंने इसे लिखा है, और इसका दूसरा नाम फेरेक्स एंड पोरेक्स। पूछ सकता है कि पोरेक्स है, फेरेक्स एंड पोरेक्स है। ओके, प्रोमेथियस अनबाउंड और पीबी शेल्ली के है, 1820 में है, और ये 1561 में लिखी गई है। फिर डायनेस्ट आप जानते हैं टॉमस हार्डी का है। ओके, टॉमस हार्डी का जो डायनेस्ट है ये 1904 to 8 में लिखी गई है। तो ध्यान रखना ये क्या है? कोरस है। ये पूछ लिया, तो ये सब देखिए कोरस के रूम, डायनेस्ट कोरस, प्रोमेथियस अनबाउंड इसमें भी कोरस का प्रयोग, गारबोडक इसमें भी कोरस का प्रयोग, और क्लासिकल कोरस इन रिलीजियस ट्रेजेडी, मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल टी.एस. इलियट ने लिखा, बहुत ही फेमस इनकी रचना है, मर्डर इन द कैथेड्रल। ओके, मतलब जो ये स्थान है कैथेड्रल, और इस कैथेड्रल में मर्डर हो रहा है। और मर्डर कैसे हो रहा है ये इस चीज़ को बताया जा रहा है कि मर्डर जो हुआ है वो कैथेड्रल में हुआ है, और किस तरह से। क्लासिकल कोरस है, रिलीजियस ट्रेजेडी की बात करते हैं, ट्रेजेडी। ओके, तो ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं? द डायनेस्ट्स है,
जिसको आप जो 1904 या 8 में थॉमस हार्डी के द्वारा, ये ध्यान रखना फिर से कोरस, ये कोरस का एग्जाम्पल है। मर्डर इन द कैथेड्रल कोरस का एग्जाम्पल है जो टीएस के द्वारा लिखा गया है। और फिर प्रोमेथियस अनबाउंड द एग्जाम्पल ऑफ कोरस रिटन बाय पीबी शैली। गार्बोडक ट्रेजेडी है रिटन बाय थॉमस एंड रॉटन। फेरेक्स पोरेक्स अदर नेम है 1561 में। और कोरस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड कोरस, उसे हम कोरस कहते हैं। ओके, आर यू गेटिंग? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो कोरस हो गया। फिर आपने देखा पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन का है, हर जगह आ रहा है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट एक पैरोडी की बात करता है, नकल करना। फिर बर्लेस्क की बात होती है, हाई बर्लेस्क और लो बर्लेस्क की बात हो रही है। तो बर्लेस्क भी नकल है लेकिन इनकांग्रुअस नकल है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं वेस्टलैंड मोस्ट फेमस है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और द रिंग एंड द बुक, ये भी आपका ब्लैंक वर्स में है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड, ये भी ब्लैंक वर्स में है जो ऑटोबायोग्राफिकल है। ये भी पूछा जाता है प्रेल्यूड किस में लिखी गई है? ऑटोबायोग्राफिकल में। किस में है ये? तो ये आपका ब्लैंक वर्स में है। सीजन्स द थॉमसन, जेम्स थॉमसन ने सीजन्स लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट एपिक है जो ब्लैंक वर्स में पूरी लिखी गई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माय डियर्स। अब हम लोग फिर दूसरे पार्ट में मिलते हैं। इतना आप लोग समझें और कमेंट करिए, जो ना समझ में आता हो तो आप लोग बताइएगा कि नहीं, जहाँ समझ में आएगा वो कमेंट करके हमें बताइए। और आप लोगों को बात करना हो तो बात, देखिए इससे बात भी कर सकते हैं, गूगल पे भी या फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। तो डियर्स जल्दी करिए, क्विक, क्योंकि अब हम लोगों ने एकदम स्टार्ट कर दिया है ज़ोरों से। पहले लिटरेचर समाप्त हो तब हम लोग लिटरेचर में चलेंगे। लिटरेचर में तब हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स। ओके, थैंक्स माय डियर्स। 37 मिनट है।